तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। हम आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका प्यारा चैनल लेबोरियस क्लासेस पर। तो आज हमारे साथ आ गए हैं धमकदार धड़कदार सीरीज के साथ, और आज हम करेंगे खात्मा सोशल साइंस का। सोशल साइंस में जो कि आपका चैप्टर 1 है हिस्ट्री का, आज उसको पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म कर देंगे। जो भी बच्चे हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि डेली ऑब्जेक्टिव सेट यहाँ पर चलता है, और धमकदार ऑब्जेक्टिव सेट, ऐसा ऑब्जेक्टिव सेट पूरे यूट्यूब पर नहीं चल रहा हो। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। तो आपके साक्षात आंसर दिख रहा है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ 1789 में हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ला पेटिया और ला सिटियोन का क्या अर्थ है। ला पेटिया और ला सिटियोन का अर्थ क्या है मेरे दोस्त, राष्ट्र और नागरिक। क्या है, राष्ट्र और नागरिक। बी इज द आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बनाए गए नए झंडे को क्या कहा गया। अच्छा अब बताओ, भारत के नए झंडे को क्या कहा जाता है, तिरंगा झंडा। हम लोग कहते हैं ध्वज, तो उसका क्या कहा गया फ्रांस में, तो उसको कहा गया तिरंगा। जब फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस समय इस झंडे को क्या कहा गया था, तिरंगा कहा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेपोलियन को नागरिक संहिता कब लागू की। नेपोलियन ने नागरिक संहिता कब लागू की थी, बताइए। 1804 में। कब लागू की थी, 1804 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ऐसे ही धमाकेदार तरकदार सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था। जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था भाई, बिस्मार्क ने किया था। और रक्त और लौह नीति का किसने भी आह्वान किया था, बिस्मार्क ने। का अच्छा अब बताओ, लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था, रेड स्कर्ट आर्मी का गठन गैरीबाल्डी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था। लोकतंत्र की स्थापना करना, क्योंकि फ्रांस में किसका शासन था, बर्बन वंश का। बर्बन वंश का राजा कौन था, लुई 16वां। आपको पता है बहुत अत्याचार कर रहा था, टैक्स बढ़ा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यंग इटली आंदोलन किसने शुरू की। इटली में कौन, मेजनी। ध्यान रखना कौन, मेजनी। और जर्मनी में बताओ जर्मनी में बिस्मार्क। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रांस में राजा लुई 16वां किस कारण से बदनाम हुआ। जो फ्रांस का राजा लुई 16वां था वो क्यों बदनाम हो गया था, जैसे ही कर लगाया बदनाम हो गया। बियाह शादी हुआ, सोचा कि अब क्या करें, धन संपत्ति बढ़ रही तो जनता पर कर लाद दिया, तो बदनाम हो गया लुई 16वां। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मन कॉन्फेडरेशन की स्थापना किस संधि के तहत हुई। जर्मन कॉन्फेडरेशन की स्थापना किस संधि के तहत हुई, तो वियना संधि। किसको हराया था, किसको लोग हराया था, बताओ किसको लोग हराया था, ये हराए थे नेपोलियन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटरलू, इसके बारे में जानते हैं आप लोग। नेपोलियन और फ्रांस का नेपोलियन और प्रूसिया ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध हुआ था। नेपोलियन की हार कहाँ हुई थी, बताइए। वाटरलू में। कहाँ हुई थी, वाटरलू में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कंसॉर्ट ऑफ यूरोप का मुख्य उद्देश्य क्या था। कंसॉर्ट ऑफ यूरोप का मुख्य उद्देश्य क्या था, यूरोप में स्थिरता बनाए रखना। क्या मतलब था जी, यूरोप में स्थिरता बनाए रखना है। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है। मतलब फ्रीडम, इक्वालिटी और ब्रदरहुड कहाँ से आया था, फ्रांसीसी क्रांति से। कहाँ से आया था, फ्रांसीसी क्रांति से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके पास, यूरोप में किन दो देशों का एकीकरण 19वीं सदी में हुआ। जर्मनी और इटली। किसका, जर्मनी और इटली का। बस ए का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन की प्रमुख हार वाटरलू की लड़ाई कब हुई, 1815 में। अब वियना सम्मेलन कब हुआ था, 1815 में। उस समय यहाँ का चांसलर कौन था, मेटरनिख। चलो आगे बढ़ते हैं। ये बताइए क्वेश्चन आप लोग, बहुत झकास क्वेश्चन है। ऑटो वन बिस्मार्क किस देश के चांसलर थे, तो जर्मनी के। आगे बढ़ते हैं। रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी ने किस सेना का नेतृत्व किया। रेड शर्ट सेना का। किसका, अभी लगले बताए, लाल सेना का। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त, हम आ चुके हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। नेपोलियन ने किस प्रकार की आर्थिक नीति लागू की, बताइए किस प्रकार की आर्थिक नीति लागू की। नेपोलियन क्या किया, सबको व्यापार करने की छूट दे दी। किसको, सबको। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। 1848 की क्रांति का क्या परिणाम हुआ।
1848 में क्रांति हुआ था तो क्या परिणाम हुआ था? लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना हुआ था। क्या हुआ था? लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना। चलिए नेक्स्ट, इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जरूर जुड़िए। फ्रांसीसी क्रांति के समय राष्ट्रीय गान का क्या नाम था? ला मार्से। क्या नाम था? क्या नाम था? ला मार्से। हाँ, आगे बढ़ते हैं। चलिए बताओ, नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप में कौन सी व्यवस्था स्थापित की गई? नेपोलियन को पतन के बाद कौन यूरोप में व्यवस्था? वियना कांग्रेस स्थापित की गई, क्योंकि नेपोलियन उस समय हार चुका था। किस युद्ध में? वाटरलू के युद्ध में। और किससे? ऑस्ट्रिया, प्रसा, ब्रिटेन से। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस में तिरंगे ध्वज को क्या प्रतीकात्मक अर्थ क्या था? मतलब फ्रांस का जो तिरंगा ध्वज था उसमें प्रतीकात्मक अर्थ क्या था? समानता था, स्वतंत्रता था, राष्ट्रवाद था, सभी था मेरे दोस्त। मतलब फ्रांस की क्रांति इन सभी के लिए हुई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेजनी ने किस संस्था की स्थापना की? यंग इटली की, रेड क्रॉस की, यंग यूरोप की, और डी, ए और सी दोनों। तो मेजनी जो था कहाँ का था? इटली का। तो ये यंग यूरोप और यंग इटली का भाषा बोल रहा था। क्या क्या? यंग यूरोप और यंग इटली, ए और सी दोनों। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1815 में वियना कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया? बताइए बताइए। अब बताए तो ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन थे? मेटरनिक। कौन थे? मेटरनिक। 1815 में वियना कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? मेटरनिक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन के सुधारों में से एक क्या था? मतलब नेपोलियन के सुधारों में से क्या था? मीट्रिक प्रणाली को लागू करना। कौन? मीट्रिक प्रणाली। ये कौन था? मीट्रिक प्रणाली को लागू करना। फिजिक्स में पढ़े आप लोग मीट्रिक प्रणाली। जर्मनी का प्रथम चांसलर कौन था? बिस्मार्क। जर्मनी के सर्वप्रथम चांसलर कौन थे? बिस्मार्क। मेजनी सब कहाँ का था? इटली का। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का। नेपोलियन को किस स्थान पर निर्वासित किया गया? मतलब नेपोलियन जब युद्ध में हार गया तो उसको कहाँ पर छोड़ दिया गया मरने के लिए? सेंट हेलेना द्वीप में। कहाँ पर? सेंट हेलेना द्वीप। आगे बढ़ते हैं। यंग यूरोप का उद्देश्य क्या था? बताइए। राजनीतिक एकता करना, मतलब पूरा राजनीति को एकमत कर देना, पूरे लोग को एकता मिलाना। ये कौन बोला था? बताओ बताओ, कौन बोला था ये? मेजनी ने। फ्रांसीसी क्रांति के समय डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन कब जारी किया गया? 1789 में। ठीक है, कब? 1789 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर बताइए, ये है फ्रांस के किस राजा का सिर क्रांति के दौरान काटा गया? लुई सोलहवां राजा था वहाँ का। तो किसका सिर कटेगा? लुई सोलहवां का। किसका सिर कटेगा? लुई सोलहवां का। मुड़ी काट दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन ने किस युद्ध के बाद फ्रांस का सम्राट बनने का निर्णय लिया? किस युद्ध के बाद? डायरेक्टरी असफलता के बाद। कब? डायरेक्टरी असफलता। डायरेक्टरी रूल आया था ना फ्रांस में। हाँ, 9 क्लास में पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। 10th में पूछता है इसके लिए। ठीक है, देखिए फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसानों ने कौन सी प्रणाली को समाप्त करने की मांग की? क्योंकि सामंतवाद। सामंतवाद कैसी प्रणाली थी? जिसमें बहुत सारे सामंती लोग थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अब बताइए, कंप्यूटर ऑफ यूरोप क्या था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समझौता था, यूरोपीय देशों के साथ संधि थी, यूरोप के राजाओं के बीच सहयोग था, या नेपोलियन द्वारा बनाई गई कोई नीति था? तो यूरोपीय राजाओं के बीच सहयोग। क्या था? कंप्यूटर ऑफ यूरोप। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए इसका क्वेश्चन का आंसर। क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार मुख्य रूप से किसके माध्यम से हुआ? बताइए। प्रेस से। किसके माध्यम से हुआ? प्रेस से। भारत में भी क्रांति में प्रेस का बहुत ज़्यादा योगदान है, अखबारों का। ठीक है ना, बहुत सारे पत्रिका थी भारत में। आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन कोड का उद्देश्य क्या था? बताइए। लोकतंत्र को नष्ट कर देना, सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाना, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, साम्राज्य का विस्तार करना। नेपोलियन कोड क्या था जी? सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेपोलियन ने किस प्रकार की सरकार स्थापित की थी? बताइए। सैन्य और तानाशाही की। सैन्य, तानाशाही की। था, बढ़िया काम कर रहा था, लेकिन शासक कैसा था ये? तानाशाह। 1815 के वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए तो। फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव को रोकना, क्योंकि 1815 में जो वियना सम्मेलन हुआ था किसके लिए हुआ था? नेपोलियन से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इटली के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई? गैरीबाल्डी, मेजनी, विक्टर इमैनुअल। ये तीनों देखो जर्मनी के ही हैं।
तीनों भले इटली की है, सॉरी दोस्तों, तीनों कहाँ के हैं, इटली के हैं। और ये जो विक्टर एमेनुअल है ना, इसने मेजनी को कैसी पे चांसलर बनाया था, कहाँ का, इटली का। अब बताओ तीनों की भूमिका है कि नहीं है, तीनों की है, तो उपयोग में से सब। क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, सब्जेक्टिव में, कि इटली और जर्मनी के एकीकरण, इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी और काउंट काबूर की चर्चा करें। आगे बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का क्या कारण था, बताइए। राजनीतिक विचारों का प्रसार, औद्योगिक क्रांति, उपनिवेशवाद का अंत, विज्ञान और तकनीक का विकास। नहीं, ये तो एकदम नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर अलग अलग विचारधाराओं के लोग उत्पन्न हो रहे थे। जैसे में सामंतवादी लोग थे, और आपको कहा जाए तो क्रांतिकारी भी लोग थे, ठीक है, साम्यवादी लोग थे। तो कैसे, राजनीतिक विचारधाराओं का प्रसार की वजह से। आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की मांग क्या थी, मतदान का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता और स्वतंत्रता का अधिकार। एक बात है दोस्तों कि महिलाओं की स्थिति यूरोप में भी बहुत खराब थी उस समय, और उनको सब चीज़ की मांग कर रही थी, हमें वोट का भी अधिकार दो, हमें संपत्ति का भी अधिकार दो, और समानता और स्वतंत्रता का भी अधिकार चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, नेपोलियन कोड को और किस नाम से जाना जाता है, बताइए तो। सिविल कोड 1804, किस नाम से, सिविल कोड से। सिविल कोड किस कोड को कहते हैं, नेपोलियन कोड को। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किसान किसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे, बताइए तो। सामंतों, किसे, सामंतों को, राजा को भी नहीं, चर्चों को नहीं, जो सामंती किसान थे, मतलब किसान का जमीन अपने पास रखते थे और मजदूरी कराते थे। चलिए देखिए, किसकी क्रांति से प्रेरित होकर फ्रांस में क्रांति हुई, अमेरिकी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, रूसी क्रांति, चीनी क्रांति। नो, किसकी, अमेरिकी क्रांति से। कहाँ की क्रांति से, अमेरिकी क्रांति। कभी मौका मिले तो इस पर पूरा वीडियो बनाएंगे हम अच्छे से एकदम, और आप लोग कमेंट कीजिएगा तो जरूर बन जाएगा। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई, बताइए तो। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कौन सी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई, कौन पुस्तक लिखी गई थी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द वेल्थ ऑफ नेशंस, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। कौन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कौन लिखी गई थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आगे बढ़ते हैं। लापेटिया शब्द का क्या अर्थ है, लापेट्रिया जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, मातृभूमि। क्या अर्थ है, मातृभूमि, मतलब हमारी भूमि। अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के बाद पूरा हुआ, बताइए तो, बताइए तो। फ्रैंको प्रशियन, वाटरलू युद्ध, वाटरलू तो एकदम नहीं, वियना युद्ध, इटली था ही नहीं, वियना युद्ध था ही नहीं। कौन, फ्रैंको प्रशियन। कौन, फ्रैंको प्रशियन, फ्रांस और प्रशिया के युद्ध के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1848 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था, जो 1848 का क्रांति होता है उसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था, साम्राज्यवादी आंदोलन की शुरुआत करना, महिलाओं के अधिकारों की मांग, राष्ट्रवाद का उदय, राजशाही की समाप्ति। क्या, राष्ट्रवाद का उदय था। क्या था, राष्ट्रवाद का उदय था दोस्त। गैरीबाल्डी का मुख्य उद्देश्य क्या था, इटली का एकीकरण करना। किसका उस मुख्य उद्देश्य था, गैरीबाल्डी का, और मेजनी का भी, क्योंकि इटली बहुत दो भागों में बांटा था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फ्रांस में क्रांति के दौरान किस वर्ग को सबसे अधिक प्रभावित किया गया, बताइए तो। फ्रांस में जब क्रांति हुई तो कौन सा वर्ग है जो सबसे अधिक प्रभावित हुआ, श्रमिक वर्ग, किसान वर्ग, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग। उच्च वर्ग तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मजदूर तो पहले से मजदूर रहते, बीच में कौन पिसाएगा, मध्यम वर्ग। किस वर्ग को, मध्यम वर्ग को। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि आपके लिए रोजाना वीडियो आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस संधि के तहत नेपोलियन का पतन हुआ, वियना संधि। कौन संधि था छोटू, वियना संधि। वियना संधि के बाद ही नेपोलियन का शासन खत्म फ्रांस में। ठीक है, और फ्रैंको प्रशियन से इटली का एकीकरण हो गया। तो यहीं पर आपका चैप्टर 1 का जो ऑब्जेक्टिव है 50 को खत्म होता है। तो बताइए कैसा लगा, एकदम धड़ाधड़ रिवीजन कर लिए हम, एकदम धड़ाधड़ रिवीजन कर लिए, 14-15 मिनट में पूरा खत्म। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।